नमस्कार देवियों और सज्जनों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्नोट साइकिल और एफिशिएंसी के बारे में। फिजिक्स का एक थर्मोडायनेमिक्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं मेन और एडवांस्ड में, और ये जो चैप्टर है वो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा इंटरेस्टिंग है। नीट के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हैं। देखिए, कार्नोट साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब विधि है जो कि हम गैस के ऊपर करते हैं। मतलब भाई साहब, हम इंसान ऐसी मतलबी चीज हैं जिसने गैस तक को नहीं छोड़ा, उससे काम निकाल लिया। मतलब गैस को लेके कंप्रेस करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, उससे काम निकाल लेंगे, वर्क डन करवा लेंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसी मतलबी चीज होती है इंसान। और भाई साहब, सबसे काम निकालना ही तो हमारी फितरत है। तो कार्नोट साइकिल भी एक उसी में का एग्जाम्पल है। इसमें बेसिकली हम 4 प्रोसेसेस करते हैं। जल्दी से मैं उनके नाम बता देता हूं। 4 प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास। सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। दूसरा प्रोसेस होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर प्रोसेस होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर प्रोसेस होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। भाई साहब, है क्या ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन? देखिए, आइसोथर्मल का मतलब होता है गैस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपैंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, एक ही बार में लेके फैला रहे हैं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन एक ऐसा एक्सपेंशन है जिसमें हम हीट नहीं देते हैं, और बेसिकली एक सडन चेंज जो होता है किसी के भी स्टेट में, उसे हम एडियाबैटिक मतलब सडन एक्सपेंशन, मतलब गैस को थोड़ा सा एक्सपैंड किया टेम्परेचर कांस्टेंट रखे, फिर बिना हीट दिए एक ही बार में गैस को खींच लिया सड़ाक से, उसके हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन नाम देंगे। फिर लेके आइसोथर्मल कंप्रेशन करेंगे और फिर हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करेंगे। ये 4 चीजें साइकिल में होंगी, और इन्हीं 4 चीजों के साइकिल को हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं। समझ में नहीं आ रही होगी, धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा, और मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चीज है क्या। जैसे कि इसका एक ग्राफ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से हम समझ लेंगे। ग्राफ में पीवी ग्राफ इसका जो है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर आपने पहले थोड़ा पढ़ा हो तो आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब पीवी हमारा कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना बोलो। मतलब जब आपका प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, और पीवी कांस्टेंट मतलब एक्स वाई कांस्टेंट के फॉर्म में अगर हम देखें तो एक हाइपर बोला बन के तैयार होगा। यानी कुछ इस प्रकार से हमारा हाइपरबोला बनेगा, कुछ इस प्रकार से हमारा हाइपरबोला बनेगा। तो ये पहला प्रोसेस है हमारा। मान लेते हैं ए से बी पर, गैस पहले स्टेट ए पर था, उससे स्टेट पर बी पर गया, आइसोथर्मली हुआ, उसीलिए हमने इसे एक हाइपरबोला के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस किया। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है। ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है, मैंने इसलिए लाया क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज है। थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम डेरिवेशन करेंगे। अगर आपको डेरिवेशन वाले पार्ट से भागना है तो टाइम स्टैंप लगा हुआ है, डायरेक्ट वहां से स्टार्ट करिए जहां से हम मेन इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट करेंगे। तो ए से बी पर आप जाएंगे कुछ इस प्रकार से। आपने देखा कि यहां से यहां पर कुछ इसका कुछ वॉल्यूम होगा, हाँ या ना? यहां पर कुछ इसका वॉल्यूम होगा और यहां पर कुछ इसका वॉल्यूम होता है। मान लेते हैं V1 और V2। यहां पर इसका कुछ प्रेशर होगा P1, इसका कुछ प्रेशर होगा P2। यहां पर देखिए प्रेशर, और कुछ यहां पर इसका प्रेशर होगा। हाँ या ना? अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा ज्यादा डॉट्स वगैरह से, बस आपको ध्यान देना है कि वॉल्यूम बढ़ा यानी एक्सपैंड हुआ, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया यानी गैस एक्सपैंड हुआ है। फिर आता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एक चीज आपने अगर पढ़ा होगा तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो चीज होता है वो होता है पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये तभी आप समझेंगे जब आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस चैप्टर को छोड़कर भाग जाने का मन करेगा। ये सारी पुरानी चीजें हैं। तो पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है इसका, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन का होता है पीवी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 100 बात की एक बात यह है कि एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन का भी जो ग्राफ है वो हाइपरबोला ही होता है पीवी के अंदर। बस जो स्लोप है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन से ज्यादा होता है। क्या आपको बात समझ में आई? मतलब ए से बी पर हम गए, यहां से बी पे सी में गए। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि पीवी ग्राफ जो है उसमें
अगर हम आइसोथर्मल की बात करें तो वो भी ऐसा ही ग्राफ होता है, और पीवी का अगर हम एडियाबैटिक की बात करें तो वो भी कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है। हम डिफरेंशिएट तभी कर पाएंगे आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में, पहला अगर हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा कि ये आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है, दूसरा अगर हमें दोनों ही ग्राफ दिया हुआ है, आइसोथर्मल भी और एडियाबैटिक भी, तो हमें समझना होगा कि अगर एडियाबैटिक वाला जो है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन का जो ग्राफ होगा वो ज्यादा जो स्लोप है उसका डाउन रहेगा, उसका स्लोप ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं भी ये भी बता देता हूं, आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ एडियाबैटिक। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया जी, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक, जो एडियाबैटिक ग्राफ का जो स्लोप होगा वो गामा टाइम्स होगा स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, मतलब ज्यादा स्लोप होगा एडियाबैटिक का, मतलब गामा टाइम्स होगा 1.5, 1.6, 1.4 मल्टीप्लाई होगा, यानी ज्यादा स्लोप होगा। 100 बात की एक बात, कंफ्यूज हो गए आप? याद छोड़ दिया यार, ये इसका जो स्लोप है उससे ज्यादा स्लोप इसका होगा, हमने कर दिया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर आता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। एक और चीज उससे पहले कि मैंने इसे P1 V1 से P2 V2 पर ले गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को मैं मान लेता हूं T1। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। यहां से वो इधर पे गया, B से वो C पर गया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, यानी हमने हीट में कोई चेंज नहीं किया। ठीक, अब आइसोथर्मल कंप्रेशन में भी ग्राफ कुछ वैसा ही बनेगा, बस जो वॉल्यूम है वो घटेगा, बस जो वॉल्यूम है वो घटेगा। मतलब यहां पर जो प्रेशर है मान लेते हैं P3 V3 है, ये आ जाता है मान लेते हैं P4 V4 पे। ठीक, उसके बाद फिर से आपके पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई साहब? उसके बाद फिर से आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, मतलब फिर से कुछ इस प्रकार से आपका स्लोप बन जाएगा। मतलब ये जो स्लोप है ये किसी टेम्परेचर T2 पर हो रहा है, मतलब आप C से D पर आए हैं किसी टेम्परेचर T2 पर, क्योंकि ये आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और फिर आप D से A पर गए हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसीलिए इसका स्लोप इससे ज्यादा रहेगा। क्लियर होगी बात? ये कुछ इस प्रकार का हमारा ग्राफ आता है। अभी तक ये चीजें बोरिंग थी, लेकिन अब इंटरेस्ट आएगा। मैं ये चीज आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसी चीजें दिखती हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं जी। अब हम बेसिकली एफिशिएंसी की बात करने के लिए, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है, उसे जानने से पहले हम इसका वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी के फॉर्मूले में वर्क डन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक भाई साहब, किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कब आती है? जब वो कुछ काम करता है। मशीन अगर काम ही नहीं करेगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ठीक है, तो वर्क डन, अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई साहब अगर मुझे वर्क डन बताना है, अगर मुझे वर्क डन बताना है कि गैस ने कैसा काम किया है, गैस के ऊपर जो हम प्रोसेसेस डाल रहे हैं, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल वगैरह जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, उससे वर्क डन गैस क्या करेगा। ठीक, तो वर्क डन टोटल अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो पहले तो आपको ये पता होगा कि पीवी ग्राफ के अंदर जो साइक्लिक प्रोसेस ये हमारा बना हुआ है, इसके अंदर का जो एरिया होता है यही हमारा वर्क डन होता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी यानी प्रेशर और वॉल्यूम का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन मतलब और कुछ नहीं, एरिया अंडर कर्व, यानी पीवी ग्राफ का जो एरिया अंडर कर्व होगा वो हमें वर्क डन देगा। लेकिन भाई साहब ये हम एरिया तो निकाल नहीं सकते, हाँ या ना? अभी इसका आप एरिया कैसे निकालेंगे? ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, कोई ट्रेपेजियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना होगा? पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकालना होगा कि भाई साहब जब स्टेट ए से स्टेट बी पर गए हैं तो कुछ काम हुआ। फिर आपको वर्क डन फ्रॉम बी टू सी निकालना होगा, फिर वर्क डन फ्रॉम सी टू डी निकालना होगा, और फिर वर्क डन फ्रॉम डी टू ए निकालना होगा। आई बात समझ में? हमने बोला हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है चचा, बात समझ में हमें आ रही है। तो एक एक करके हम वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, इस ग्राफ को बने रहने देते हैं और इसका कोई काम नहीं। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी की बात करते हैं। ठीक है, आशा है आपको दिख रहा होगा ये।
ध्यान दीजिए, मैं ए से बी पर जब जा रहा हूं तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आपने सारे प्रोसेसेस के लिए वर्क डन निकाला हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमारा आइसोथर्मल चीज है और हम देख रहे हैं कि एक्सपैंड हो रहा है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एनआरटी ln v2 बाई v1, हाँ या ना? या तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा या फिर 2.303 nRT log v2 बाई v1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। हमें v2 पता है, v1 पता है, हम इस तरीके से आराम से जो है निकाल लेंगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है ये चीज? बताइए हाँ या ना? हमने बोला हाँ सर, बात तो क्लियर है। अगर हम बात करें वर्क डन फ्रॉम बी टू सी की, वर्क डन फ्रॉम बी टू सी की, तो हमने देखा यार वर्क डन फ्रॉम बी टू सी तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये देखा है कि जितना हम हीट डालते हैं वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में जाता है। फिजिक्स की बात कर रहे हैं हमने कहा यार कि हीट तो हम दे ही नहीं रहे हैं, हीट उस प्रोसेस में हम दे ही नहीं रहे हैं, तो चेंज इन हीट हमारा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, या तो आप ये फॉर्मूला लगाइए या फिर आप लगा सकते हैं माइनस ऑफ एन आर डेल्टा टी बाई गामा -1, या फिर आप कह सकते हैं 1 माइनस गामा और ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। ये कैसे फॉर्मूला आया? हमने कहा भैया CV बराबर R अपॉन गामा -1 होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? हमने कहा भैया CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है। अगर हम दोनों इक्वेशन को सबको CV से डिवाइड कर दें तो CP बाई CV और कुछ नहीं गामा होता है, -1 इज इक्वल्स टू R अपॉन CV होता है, तो CV इज इक्वल्स टू R अपॉन गामा -1 होता है, हाँ या ना? इसको आप हटा दीजिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये आ गया, इसी फॉर्मूला से वो लेके चलते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये चीज हम यहां पर लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? NR डेल्टा टी, यानी ध्यान देना इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा बताना गैस का। इस पॉइंट पर टेम्परेचर T1 होगा, मैंने बोला हाँ, और इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होगा? T2 होगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 बाई T1 1 माइनस गामा, चेंज इन टेम्परेचर यानी T2 बाई T1 1 माइनस गामा, ठीक है। ये हमारा आ गया वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। फिर मैंने कहा यार वर्क डन फ्रॉम सी टू डी निकाल लीजिए। हमने कहा ये भी आइसोथर्मल है, बस कंप्रेशन हो रहा है। लोग गलती क्या करते हैं, कंप्रेशन में पहले अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझकर यहां पर नेगेटिव लगा देते हैं, कहते हैं भाई साहब हमने तो पढ़ा हुआ है, हमने तो पढ़ा हुआ है, क्यों कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। मैंने कहा कि आपने केमिस्ट्री से इस चीज को कंफ्यूज कर दिया सर आपने दिक्कत ये किया क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया लोगारिथम के नॉर्मल प्रॉपर्टीज पर। क्या ऐसा प्रॉपर्टी है मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि C से D जब आप जा रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या है? हमने बोला V2। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? सॉरी V4। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? और V3 है ठीक है। मैंने कहा कि ये V3 और ये V4, ये V3 और ये V4 है, तो अगर मैं V4 बाई V3 करूं तो V4 क्या V3 से छोटा है? यानी कोई छोटा नंबर डिवाइडेड बाई कोई बड़ा नंबर, और अगर हम लॉग रखें यानी ये चीज 1 से कम आ जाएगा, ये चीज 1 से कम आएगा, और अगर लॉग 1 से कम आता है तो वो चीज ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। आपको यहां पर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, लगाएंगे तो आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं वर्क डन फ्रॉम D टू A की। तो D से जब A पर जब हम जा रहे हैं, हेलो, D से जब हम A पर जा रहे हैं, सुन रहे हैं ना, सो नहीं गए ना, थोड़ा सा ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल के लिए, उसीलिए मैं बता रहा हूं। स्कूल में अगर ये चैप्टर आ रहा है तो इस डेरिवेशन के आने के 100% चांस है। वर्क डन फ्रॉम D टू A की अगर हम बात करें तो ये फिर से आपका वही प्रोसेस आ गया। ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी NR। अब देखिए फाइनल टेम्परेचर हमारा T1 है माइनस इनिशियल टेम्परेचर हमारा T2 है, डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, ठीक है भाई। हाँ, अब मैं कहूंगा कि टोटल वर्क डन बता दीजिए। हर एक वर्क डन मेरे पास आ गया। मैंने बोला हाँ सर हर एक वर्क डन आपके पास आ चुका है। तो मैंने कहा कि वर्क डन टोटल क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम A टू A, मैंने बोला NRT ln V2 बाई V1, बहुत सही।
प्लस के वर्क डन फ्रॉम बी टू सी क्या है, मैंने बोला एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस गामा, प्लस के सी टू डी क्या है, एन आर टी एल एन वी फोर बाई वी थ्री, और वर्क डन फ्रॉम डी टू ए क्या है, मैंने बोला एन आर टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई वन माइनस गामा। अब आपको शायद अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी हुई है पहले से, ये सारी चीजें, तो आपको परमात्मा दिख रहे होंगे, लेकिन आपने पढ़ी है तो बड़ा आसान देखा था। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कह रहा हूं। मैंने कई लोग यहां पर बुद्धिमान आ जाएंगे, कहेंगे कि भाई साहब जब आप इस प्रोसेस से इस प्रोसेस पर जा रहे हैं, जब आप V2 से V3 पर जा रहे हैं तो एडियाबेटिक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव आता है, ठीक। तो फिर आप कहेंगे कि यार टेम्परेचर T2 इज लेस देन टेम्परेचर T1, आप कहेंगे हाँ या ना, कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिए। हर एक डाउट जो आपको आ सकता है वो सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। थोड़ा सा ये आपको चीजें पता हो तो आप थोड़ा सा स्पीड में भगाइए इसे। प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ में इस प्रकार से, अगर ये T1 है और अगर ये T2 है तो T1 इज ग्रेटर देन T2 होता है। ये चीज आपको शायद पता होगी अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, आइडियल गैस वाला चैप्टर आपने पढ़ा है गैसियस स्टेट्स केमिस्ट्री में, या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसमें आपको बताया जाता है कि ये स्लोप और ये स्लोप दोनों में से, ये वाला जो ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों में से जो दूर हो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहां पर मान लेते हैं इसका कुछ वॉल्यूम होगा V, इसका प्रेशर P1 और इसका प्रेशर P2 मान लेते हैं। मैंने कहा क्या P1 P2 से ज़्यादा है, मैंने कहा हाँ। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने बोला सॉरी, क्या P1 P2 से ज़्यादा है, मैंने बोला हाँ। क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैंने बोला हाँ सर, वॉल्यूम दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो मैंने कहा P1 ज़्यादा है तो T1 ज़्यादा होगा, P2 कम है तो T2 कम होगा, इसलिए T1 ज़्यादा है T2 से। तो मैं कहूँगा यार अगर T1 T2 से ज़्यादा है तो ज़्यादा में से T2 माइनस T1 करेंगे, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आना चाहिए, ये वैल्यू तो नेगेटिव आना चाहिए। और हमने देखा कि ये तो वर्क जो है वो हम एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव कैसे आ सकता है, आपने गलत कर दिया, आपको डेरिवेशन भी सही से नहीं करनी आ रही है, आप ऐसा कहेंगे। लेकिन फिर हम कहेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, 1 माइनस गामा, गामा का जो वैल्यू होता है या तो 1.3 हो सकता है या तो 1.4 हो सकता है या फिर 1.6 हो सकता है, गामा की ये सारी वैल्यूज हो सकती है। यानी गामा की जो भी वैल्यू होगी 1 से ज्यादा होगी, हाँ या ना। तो 1 में से 1 से ज्यादा घटाएंगे तो ये एज अ होल वैल्यू नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव जो चीज है वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, वर्क डन एक्सपेंशन के लिए ही होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और फिर मैंने कहा कि यार इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो, ठीक। T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और T1 माइनस T2, T1 जो है वो ज्यादा है और T2 जो है कम है, ये वैल्यू 1 माइनस गामा नेगेटिव इधर जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव होगी और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो फाइनल वर्क डन हमारे पास क्या आएगा, दिस प्लस दिस, सबको मैं अब मिटा रहा हूं, ठीक है, सबको मैं अब मिटा रहा हूं, देख लेना। अब वर्क डन में फाइनल डायरेक्ट लिखने वाला हूं, वर्क डन टोटल, ठीक है, हाँ मिटा रहा हूं, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है सर। वर्क डन टोटल क्या आ रहा है, NRT ln V2 बाई V1 प्लस के NRT ln V4 बाई V3, शायद के ये हमारा टोटल वर्क डन आ रहा है। अब इतना माथा पीछे क्यों किया हमने, ठीक है, अरे यार ग्राफ का काम था, ओहो कोई नहीं, चलिए अब ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि यार एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी को ईटा से नोट करते हैं। तो हमने कहा एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट एक्सट्रैक्टेड, हीट एब्जॉर्ब्ड।
अब इसको समझा जाए, इस फॉर्मूला को भी, हर एक फॉर्मूला कुछ ना कुछ कहता है, बस कान लगा के सुनने की जरूरत होती है। आइए कान लगाइए, आइए आइए। मैं ये कह रहा हूं यार, एफिशिएंसी मतलब क्या, कि मशीन में, किसी भी मशीन में हमने कुछ हीट डाला, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा गले में हिचकिच। एफिशिएंसी मतलब क्या, कि मशीन में हमने कुछ हीट डाला और उस हीट को मशीन ने एब्जॉर्ब किया और कुछ काम किया। जितना ज्यादा, अगर मैंने किसी मशीन में जितना ज्यादा हीट डाला उतना ही वो काम कर दे, जितना मैंने हीट डाला उतना ही वो काम कर दे, तो मैं कहूंगा कि उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। और ऐसा आज तक एक भी मशीन नहीं बन पाया है जिसमें हम जितना ज्यादा हीट डालें उतना ज्यादा वो हमें काम करके दे दे। ऐसा कोई भी मशीन अभी तक नहीं एग्जिस्ट करता, वो आइडियल केस होता है। और यही एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का नाम है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो कि कहता है कि किसी की भी, कोई भी मशीन की एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा था कि हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। मैंने कहा कि जितना हम हीट डाल रहे हैं उस पर कितना वो वर्क कर रहा है, ये एफिशिएंसी है। ये बस समझाने के लिए था, इतना ज्यादा माथा पीछे, समझाने के लिए जितना हम हीट डाल रहे हैं उस हिसाब से उस कितना काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा रहेगा, वर्क डन कम रहता है। दोनों इक्वल नहीं होते, कभी भी नहीं होते, ठीक। तो एफिशिएंसी, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा रहेगा, एफिशिएंसी कम रहेगा, 1 से कम जो है वैल्यू आता है। अब एफिशिएंसी का वही हम निकालने वाले हैं। हमने कहा यार वर्क डन हमारे लिए क्या आ गया, आपने बोला nRT ln V2 by V1 प्लस nRT ln V4 by V3। वेरी गुड यार। हीट एब्जॉर्ब्ड, लोग यहां पर गलती क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है जी इस वीडियो का पूरा, हीट एब्जॉर्ब्ड लोग नहीं करते। लोग देखते हैं कि हर एक प्रोसेस में कितना ज्यादा हीट है, बस क्वेश्चन है ही नहीं भाई। ये कह रहा है हीट एब्जॉर्ब्ड, उस प्रोसेस में आपने पूरे कार्नोट साइकिल के अंदर आपने हीट डाला कब, वो होता है ए से बी वाले प्रोसेस में। कब, मैं बस एक रफ ग्राफ बना रहा हूं, कुछ ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, हाँ या ना, कुछ ऐसे ही था, साइक्लिक प्रोसेस है भाई, कुछ ऐसे था। अब ध्यान दीजिए, ये ए से बी से सी से डी से, एकदम ध्यान दीजिए, पूरा फोकस यहीं पे लगा, ये जूम कर दीजिए, यहां पर जूम जूम। यहां पर T1 टेम्परेचर, यहां पर T2 टेम्परेचर, यहां पर डेल्टा Q 0 है और यहां पर भी डेल्टा Q 0 है। भाई साहब हीट एब्जॉर्ब्ड का सवाल एडियाबेटिक में तो खत्म होगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब क्या, हीट निकला भी नहीं, हीट का कुछ हुआ ही नहीं, हीट के साथ कोई भी छेड़खानी हमने करी ही नहीं है, ठीक। मतलब इसके लिए तो कुछ नहीं हो रहा, इसके लिए तो कुछ नहीं हो रहा। जब मैं ए से बी पर जा रहा हूं, जब मैं ए से बी पर जा रहा हूं, वर्क डन मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मैंने बोला हाँ। हमारा चेंज इन टेम्परेचर 0 है, मैंने बोला हाँ। चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स के लिए इंटरनल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, अगर टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। अगर टेम्परेचर कुछ हुआ ही नहीं तो इंटरनल एनर्जी भी कुछ नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू ये होता है, ये 0 हो गया। यानी अगर मेरा वर्क डन पॉजिटिव है यानी ये भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव मतलब ये हुआ कि हीट हमने डाला है, ठंडे में कंबल में हम जब सोते हैं हीट मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव फील होता है, यानी हीट ए से बी वाले प्रोसेस में एब्जॉर्ब होगा, ए से बी वाले प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा। कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, हमने बोला भाई कि डेल्टा Q बराबर हो गया वर्क डन के। यही तुमने पढ़ा है कि जब टेम्परेचर ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा तो जो हम हीट डालेंगे सारा का सारा वर्क डन में चला जाता है। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हमारे पास क्या है, हमने बोला वर्क डन फ्रॉम ए टू बी यही है, nRT ln V2 by V1। सी से डी वाले में हीट नहीं एब्जॉर्ब होगा क्या, नहीं, सी से डी वाले में हीट जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वर्क डन यानी डेल्टा Q भी नेगेटिव, डेल्टा Q नेगेटिव यानी रिलीज होना, ठीक, यानी रिलीज होना, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये इसके साथ, ये जो है इसके साथ डिवाइड होगा 1 आएगा,
प्लस के ये इसके साथ डिवाइड होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक और मिस्टेक हुआ मुझसे, एक और मिस्टेक हो गया, बहुत ही माफ़ करिएगा, इंसान ही है जी हम, ठीक है। देखिए मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पर टेम्परेचर होगा T2, यहाँ पर टेम्परेचर होगा T1। इसको याद करिए, यहाँ पर टेम्परेचर होगा T1 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 T2, ठीक। क्यों? T1 T2, ठीक। यहाँ पर टेम्परेचर T2 था, यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है। याद रहेगी ये बात, यहाँ पर T1 यहाँ पर T2 था। चलिए कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते। मैंने कहा कि एक चीज़ हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं, एक चीज़ हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर परमात्मा उसे दिखेंगे जिसने वो चीज़ पहले से पढ़ी नहीं है। ये वो चीज़ पहले से पढ़ी नहीं है, वो चीज़ पहले से पढ़ी नहीं है। फिर से यहाँ पर प्रेशर P1 V1, यहाँ पर प्रेशर P2 V2, यहाँ पर प्रेशर P3 V3, यहाँ पर प्रेशर P4 V4, यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2, A B C D, ठीक। मैं बोला अगर हम B से C और D से A वाले प्रोसेस की बात करते हैं, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से प्रोसेस है? मैंने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक रिलेशन आपने देखा होगा टेम्परेचर और वॉल्यूम का कि टीवी की पावर गामा माइनस 1 आपके पास कांस्टेंट होता है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 आपके पास कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ से मैं स्पेस थोड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक। मैंने कहा यार कि बी पर टेम्परेचर कितना है, मैंने बोला T1। वॉल्यूम कितना है बताना, बी पर वॉल्यूम V2 है, क्या ये बराबर होगा T2V3 गामा माइनस 1 के। अरे भाई T इनिशियल V इनिशियल बराबर T फाइनल V फाइनल। T इनिशियल ये है T1, V इनिशियल V2 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है, फाइनल वॉल्यूम V3 है। BC की बात कर रहे हैं, एडियाबैटिक। मैंने बोला सर T1/T2 क्या बराबर, सॉरी मैंने बोला सर T2/T3 T1 T2/T1 क्या बराबर होगा V2/V3 की होल पावर गामा माइनस 1 के। ध्यान दो प्लीज। मैंने बोला अब टीवी, यहां पर टेम्परेचर V2, यहां पर वॉल्यूम D पर वॉल्यूम क्या था, हमने बोला V4 गामा माइनस 1 बराबर हो जाएगा T1 वॉल्यूम कितना हो गया 1 गामा माइनस 1। अरे वाह सर, मैंने बोला सर T2/T1 यहां पर अगर हम निकालेंगे तो क्या ये V1/V4 का होल पावर गामा माइनस 1 होगा। मैंने कहा दोनों को रिलेट करिए, V2/V3 क्या बराबर हो गया V1/V4 के। थोड़ा सा एनोइंग है, दिमाग स्क्रू अप हो रहा है, लेकिन करेंगे भाई साहब, समझना है हमें। मैंने कहा कि V2/V1 क्या बराबर हो जाएगा, हाँ या ना बोलो, V3/V4, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। V2/V1 बराबर हो जाएगा V3/V4, और अब हमें इसी की काम थी V3/V4 V4/V3। ओ अब क्या करेंगे, मैंने कहा लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ln। अगर मैं V3/V4 इसे लिख दूं, अगर ln V4/V3 को इसको तरह से लिख लूं तो ये -1 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये -1 हो जाएगा, हाँ या ना बोलिए। ये सर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है, ये आपने क्लास 7 में पढ़ा है। ने बोला हाँ सर, रेसिप्रोकल करते हैं -1 चला जाता है, ठीक। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहां पर ध्यान देना, लॉग a का पावर -1 है तो ये -1 दौड़ के यहां पर चला आता है, उसी तरीके से ये -1 दौड़ के यहां पर चला आ जाएगा। और ये -1 जब हम इसे यहां पर डालेंगे तो ये जो -1 है दौड़ के कुछ यहां पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा ln V3/V4, ठीक है, V3/V4। मैंने फिर से लिखना स्किप किया था, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। अब मैंने कहा यार ln V2/V1 V2/V1 V3/V4 के बराबर है, इन दोनों ही चीजें बराबर हैं, तो अंततः एफिशिएंसी मेरा आएगा
1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1, ये है मेरा एफिशिएंसी, ये है मेरा एफिशिएंसी। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। इतना सब घूम फिराकर हमने इस फॉर्मूले को पाने के लिए सारा का सारा डेरिवेशन किया है। उस डेरिवेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि उसीलिए मैंने इतना मेहनत करके बताया, वरना डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखते हैं जी। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ेंगे? अब हम बात करेंगे समरी की। यहां से जो लोग आए हुए हैं फिजिक्स को मजेदार तरीके समझने के लिए, वो समझिए। आइए शुरू करते हैं जी, आइए शुरू करते हैं फिजिक्स का धुआंधार बल्लेबाजी। समरी की बात आएगी जी। समरी क्या हमें कंक्लूजन मिला, समरी कह लीजिए, क्योंकि हमारी हालत अब मरी मरी हो गई जी। 1 माइनस T2 बाई T1, ये फॉर्मूला हमने पाया। आधे घंटे की मेहनत के बाद ये फॉर्मूला हमने पाया। ओके, क्या ये फॉर्मूला कहता है? आपने अगर शोले मूवी देखी हो, शोले मूवी अगर आपने देखी हो, किसने नहीं देखा भाई? किस भारतीय, किस पाकिस्तानी, किस अमेरिका वाले ने शोले मूवी नहीं देखा? शोले मूवी में क्या करते हैं? अरे भाई साहब, जब ट्रेन होता है उसमें कोयला डालते हैं, एक पूरा गरम गरम चीज होता है, उसके अंदर हम कोयला डालते हैं। कोयला इसलिए डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़े। कोयला इसलिए डालते हैं, बस हम कार्नोट इंजन को हल्का समझेंगे। कोयला इसलिए डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़े। उसके टेम्परेचर बढ़ने से कुछ हीट निकलता है। वो जो हीट है उसके अंदर, ट्रेन के इंजन के अंदर एक छोटा सा और इंजन लगा होता है जिसे हम कार्नोट इंजन कहते हैं। वो जो कार्नोट इंजन है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसके चलते कुछ काम करता है, गैसेस के अंदर काम करता है। वो गैस पार्टिकल्स जब काम करते हैं तो उससे कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर भी हम नहीं मानते, हम बोलते हैं यार क्यूरियस है तो पूरा समझ लीजिए। लेकिन यहां पर बात यह है कि मान लेते हैं ये है मेरा कार्नोट साइकिल वाला इंजन। कार्नोट इंजन है ये जी, जिसके अंदर कार्नोट साइकिल होगा। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, और आपने ये देखा होगा कि जब वो हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो धुएं की फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में धुआं छोड़ता है, यानी टेम्परेचर अपना छोड़ता है। समझ रहे हो? हाँ, तो मैंने ये कहा कि भाई साहब ये जो कोयला की तरफ से, कोयला वाला एग्जांपल अब दिमाग में मत फिट कर लीजिए, मैंने बस समझाने के लिए कहा था। कार्नोट इंजन क्या कहता है कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, लेता है। और ये जो हीट हम उस इंजन के अंदर डालते हैं उसके चलते ये कुछ ना कुछ काम करता है। भाई साहब बिना काम के हम थोड़ी कुछ मेहनत करेंगे, काम निकलना चाहिए। अब शराफत का कोई चीज नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि जितना हम हीट डाल दें उतना वो वर्क करेगा, नहीं। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो लोअर जो टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर कहां पर है? सराउंडिंग। मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, कोयला हमने डाला, कोयला हायर टेम्परेचर से उसने हीट लिया और सराउंडिंग के अंदर ऊपर की मदद से जहां पर हीट जा सकता है वहां पर उसने हीट को रिलीज कर दिया, उसने हीट को रिलीज कर दिया लोअर टेम्परेचर में। इसी को टेम्परेचर सिंक भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में सिंक दिखेगा, घबराना नहीं भाई। सिंक मतलब जहां पर चीजें जाकर इकट्ठी होती हैं, हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में जहां पर चीजें डूबती हैं, वैसे ही हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जहां पर हीट जाएगा उसे हम टेम्परेचर सिंक कहेंगे, और ये हमारा हायर टेम्परेचर होगा। इसी को हम T1, इसी को हम T2 भी कह सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है? ओके, मतलब ये है कार्नोट इंजन की चीज। कुल मिलाकर चीज ये है कि जो हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जो कार्नोट इंजन हीट एब्जॉर्ब करता है उससे कुछ ना कुछ काम करता है और उससे कोई ना कोई हीट को रिलीज करता है। अब लोग यहां पर दिमाग लगाते हैं, उसीलिए यहां पर चुपचाप मॉड डाल दीजिए। लोग कहेंगे कि भाई साहब हीट रिलीज हो रहा है, नेगेटिव होना चाहिए। हाँ होगा, उसीलिए मॉड लगाइए, उसीलिए मॉड लगाइए, बस उसकी वैल्यू की बात हो रही है। यही है जी वो कार्नोट साइकिल का सारा चीज, कार्नोट इंजन का मेन मैकेनिज्म। कार्नोट इंजन का मेन मैकेनिज्म, हीट एब्जॉर्ब किया, कुछ काम किया, उसी काम के लिए हमने इसको लगाया, और हीट रिलीज तो उसका बाई प्रोडक्ट है, हीट रिलीज तो उसका बाई प्रोडक्ट है। पहले बोला ओके सर, चीजें हमें समझ में आ रही है। एक
एक और चीज रखना याद कि ये जो हमारा ईटा है, एफिशिएंसी है, वो डिपेंड करता है T1 के ऊपर। जितना ज़्यादा ये टेम्परेचर हायर ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा ये हायर टेम्परेचर रहेगा, उतना ज़्यादा ये होल वैल्यू छोटी होगी, और 1 में से जितना कम वैल्यू घटेगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा। कुल मिलाकर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी होगा हायर का। और ये तो आप जानते ही हैं कि हायर टेम्परेचर से ही लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो करता है, तो जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है उसमें से कुछ पार्ट हीट रिलीज भी होगा ही होगा। ठीक है सर, चीजें हमें समझ में आ रही हैं, चीजें हमें समझ में आ रही हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा था कि हीट एब्जॉर्ब जब हम ए से बी वाले प्रोसेस में जा रहे हैं कितना हो रहा है, हमने कहा nRT ln V2/V1, हाँ या ना, V2/V1। हाँ, और हीट एब्जॉर्ब प्रोसेस सी से डी में क्या हो रहा है, आप बोलेंगे nRT माइनस होगा यहां पर बेसिकली ln V4/V3। ऐसा क्यों होगा सर, माइनस क्यों होगा? माइनस इसलिए होगा भाई साहब क्योंकि टेम्परेचर यहां पर हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज को माइनस से डिराइव करते हैं, और फिर जब V3/V4 ये होगा, फिर जब ये V3/V4 होगा तो फिर से रेसिप्रोकल का -1 आएगा, और फिर ये जाकर यहां पर माइनस माइनस कट जाएंगे। तो जब हम इस चीज को डिवाइड करें तो ये टेम्परेचर T1 पे और ये टेम्परेचर T2 पे रहेगा, और इसको हम हीट 1 मान सकते हैं, इसको हम हीट 2 डाल सकते हैं। तो बेसिकली Q1/Q2 हमारे लिए T1/T2 रहेगा। ये बस दिखाने के लिए, वो दर्शाने के लिए, ये दिखाने के लिए, वो दर्शाने के लिए, बात एक ही है। Q1/Q2 बराबर होता है T1/T2 के। अब इसको मैं यहां पर आपके लिए छोड़ने वाला हूं, ये चीज आपने देख ली होगी। अब हीट इंजन की बात करते हैं, अब हीट इंजन की बात करते हैं जिसमें कार्नोट इंजन का मेन मैकेनिज्म लगा हुआ है। ठीक है, हीट इंजन की बात करते हैं। देखिए हीट इंजन क्या है, वही हीट इंजन है जी। वो क्या करता है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से वो हीट लेता है, वहां से वो हीट एब्जॉर्ब करता है। यहां पर हमारा हीट इंजन लगा होता है, वो कुछ काम करता है और वो कुछ हीट को रिलीज कर देता है, कुछ हीट को लोअर टेम्परेचर में रिलीज करता है, T2 मान लेते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा यार वर्क डन हमने क्या निकाला था कि Q1 माइनस के Q2 होगा। अरे भाई Q1 बराबर वर्क डन प्लस Q2 होगा, यही तो मैंने बोला कि जो हम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उसमें से कुछ काम करेगा और कुछ रिलीज कर देगा। तो वर्क डन बराबर Q1 माइनस Q2 आ गया। मैंने बोला हाँ कोई दिक्कत है क्या? मैंने बोला नहीं, दिक्कत क्यों होगा। फिर मैंने कहा कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, हमने बोला वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। वर्क डन क्या है, Q1 माइनस के Q2। हीट एब्जॉर्ब कितना हम कर रहे हैं, Q1, ये इसके साथ डिवाइड होगा 1 माइनस Q2/Q1 आएगा, ध्यान दीजिए सॉरी। तो 1 माइनस Q2/Q1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस T2/T1। बोलो हाँ या ना, यही चीज तो हमने पढ़ा था कार्नोट साइकिल के लिए। मतलब हीट इंजन का भी एफिशिएंसी वही होता है, हीट इंजन का भी एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 होता है। देखो यार, एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब्ड। कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1, हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1। ठीक, क्लियर होगी बात। अब हीट इंजन की बात होगी, अब फ्रिज की बात करते हैं, हमारे घर के फ्रिज की बात करते हैं। बड़ा मजा आएगा इसमें, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चंस अगली वीडियो में हम करेंगे, हीट इंजन की बात करें। अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आपके घर का, हाँ 3 स्टार 2 स्टार उससे भी ज़्यादा वाला होता है क्या, रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर का स्पेलिंग भी नहीं आता भाई साहब,
गलत हो गया तो कोई नहीं, फिजिक्स तो आती है। रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट क्या है? मान लेते हैं ये फ्रिज है हमारा, मानने के ऊपर ही है जी, अब क्या कर सकते हैं। अब कोई ये ना कहे कि फ्रिज नहीं देखा, अरे भैया बस मानना है, ठीक है। फ्रिज क्या करता है, एक तार होता है, ये प्लग से कनेक्टेड होता है, हमने बोला हाँ, तार होता है, प्लग से कनेक्टेड होता है। कई ऐसे मासूम बालक बालिकाएं होती हैं जो ये समझते हैं कि फ्रिज, जानते हैं कैसे काम करता है, ये अंदर का हीट, ये जो प्लग है ना, ये अंदर का हीट लेके इस तरीके से सक करता है, ये जो तार है वो हीट को अपने अंदर सक करता है, उसीलिए हमसे पैसा लिया जाता है। ऐसा कोई बात नहीं होता। फ्रिज के अंदर यहां पर मान लेते हैं कि रखा हुआ है, बिल नहीं है, ये सेव है, ठीक है। फ्रिज के अंदर हमारे पास सेव रखा हुआ है, ठीक, बिल नहीं है, सेव है, पत्ती वत्ती के साथ है, फ्रेश है। तो होता क्या है कि इस सेव में से ये फ्रिज जो है वो कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। कोई भी पार्टिकल फ्रिज के अंदर डालेंगे, यहां से स्विच ऑन किया है, वो हीट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, हाँ या ना, वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक। यहां पर एक कंप्रेसर होता है कहीं, आप फ्रिज के जब पीछे गए होंगे, किसी एक पार्ट में पीछे जाके देखेंगे तो वहां पे गर्मी फेंक रहा होता है फ्रिज, वहां पर फ्रिज गर्मी फेंक रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आपने कोई भी चीज उसमें रखा हुआ है ना फ्रिज के अंदर, तो उसमें से उसने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, जो भी हीट है उसको एक्सट्रैक्ट किया और वो कंप्रेसर में गया। कंप्रेसर का यही काम है, लेके खींचना। और ये जो वर्क डन हो रहा है फ्रिज पे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, उसी के बदौलत जो कंप्रेसर होता है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में जो हीट को एक्सट्रैक्ट किया है उसे पंप आउट करता है। नहीं समझ में? हीट को उसने एक्सट्रैक्ट किया, कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर क्या करता है, यही जो हीट एक्सट्रैक्ट हुआ है, कुछ वर्क डन हुआ है, उसको रिलीज करता है, बस। अब फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है और बाहर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब भाई साहब, हमने तो ये भी पढ़ा है कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में कभी फ्लो कर ही नहीं सकता। तो ये कैसे हो रहा है सर? हाउ इज दैट हैपनिंग? मैंने कहा अरे यार, आपने बढ़िया से नहीं ध्यान दिया। लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर हीट अपने आप फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर हम उस पर कुछ काम कर दे, कुछ वर्क डन करें, उसमें बिजली सप्लाई करें, तो ये प्रोसेस हो सकता है। यानी ये जो काम कर रहे हैं, बिजली इसको पहुंचा रहे हैं, उसके चलते ये जो कंप्रेसर है, ये जो इंजन है, ये जो फ्रिज है, वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट को जो एक्सट्रैक्ट हुआ है उसे हीट रिलीज कर रहा है। यही प्रोसेस होता है। मतलब ये जो हीट हम रिलीज कर रहा है, जो फ्रिज, वो दो चीजों का बना होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड प्लस के जो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड प्लस के जो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जो प्लस के वर्क डन। क्या करता है ये हमारे पास फ्रिज है, क्या करता है ये, जो सेव है, जो लोअर टेम्परेचर है, वहां से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और कुछ इसको हम काम करेंगे, इसके ऊपर कुछ हम वर्क देंगे। ये हमें काम नहीं देगा, हम इसको कुछ वर्क देंगे ताकि लोअर टेम्परेचर से हीट को लेकर रिलीज करे हायर टेम्परेचर में। हायर टेम्परेचर क्या है? सराउंडिंग। अच्छा, वातावरण। मतलब उसी लिए फ्रिज के पीछे जब हम खड़े होते हैं तो गरम गरम हवा आती है, वो अंदर का जो हीट है और जो बिजली हम उसे सप्लाई कर रहे हैं उसको बाहर फेंक रहा है, हायर टेम्परेचर में फेंक रहा है। उसी लिए ये चीज होती है। आप ये देख रहे हैं वर्क डन हमने किया। कई लोगों को फील नहीं आया होगा अभी भी, लेकिन बहुत है, उतना भी नहीं, समझ जाइए इस चीज को। ठीक है, ठीक है सर। इसका मतलब हमें अब जैसे कि एफिशिएंसी हमने निकाला था, जैसे कि उसका एफिशिएंसी हमने निकाला था, वैसे ही इसका एफिशिएंसी नहीं होता, इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोल रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का कोफिशिएंट क्या है? ये
बीटा से डिनोट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये? इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। है क्या ये? हीट रिलीज्ड बटे वर्क डन। ठीक, हीट रिलीज्ड बटे वर्क डन। नहीं समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? सॉरी, हीट एक्सट्रैक्टेड बटे वर्क डन। क्यों ऐसा हो रहा है? हम जब मार्केट में जाते हैं, किसी भी ब्रांड का उसमें शॉप में गए, हमने कहा भाई साहब थोड़ा सा फ्रिज दिखाइए, पैसा वैसा आया है हमारे पास, बढ़िया फ्रिज चाहिए। तो वो दिखाएगा फ्रिज, आपकी शक्ल के हिसाब से फ्रिज दिखाएगा वो। तो वो कहेगा भाई साहब हमें बढ़िया फ्रिज चाहिए। आप कहेंगे बढ़िया फ्रिज चाहिए। बढ़िया फ्रिज मतलब कैसा फ्रिज? जो कि ज्यादा से ज्यादा अंदर की चीजों को ठंडा कर सके। हाँ या ना? लेकिन वो जैसे ही दिखाएगा कि अंदर की चीजों को ये ज्यादा से ज्यादा ठंडा करता है, तो वो कहेगा इसका पैसा भी ज्यादा है, ये बिजली भी ज्यादा खींचता है। तो आप बोलेंगे हमें वैसा नहीं चाहिए, मतलब उसका परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं हुआ। लेकिन फिर हमें कहेंगे अच्छा थोड़ा सा रोकड़ा भाई आप सब ले लीजिए, लेकिन मुझे ऐसा फ्रिज दिखाइए जो ज्यादा से ज्यादा अंदर का टेम्परेचर खींच सके और उसमें बिजली भी वो कम ले, काम भी उस पर कम करना पड़े, यानी बिजली भी वो कम ले। भले अभी मैं पैसा दे रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसीलिए आपको एटलीस्ट 3 स्टार का फ्रिज खरीदना चाहिए, या फिर 4 स्टार 5 स्टार। क्यों? क्योंकि भले उस टाइम पर आपका पैसा ज्यादा लग रहा है, लेकिन वो बिजली कम खींचता है। 3 स्टार भी काफी है, 2 स्टार भी काफी है। अरे भाई साहब फ्रिज की जरूरत भी नहीं है, वो क्या कहते हैं, माटी का हाड़ी लेके काम चल जाता है ठंडे में, गर्मी में। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि जितना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट होगा और जितना कम उसके ऊपर काम करना होगा, वही हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ऐसे याद रखिए इस चीज को। फिजिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट यू फील, नॉट अबाउट व्हाट यू मग अप। ठीक है, हमने बोला यार हीट एक्सट्रैक्ट कौन सा कर रहे हैं? हमने बोला ये वाला हीट एक्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं, Q2 मैंने डिनोट किया था, Q2 ले लेते हैं। वर्क कितना हम कर रहे हैं? हमने बोला यार वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, हीट रिलीज्ड माइनस दिस, हीट रिलीज्ड माइनस दिस, मेरा वर्क डन हो जाएगा। हीट रिलीज्ड माइनस दिस, मेरा वर्क डन हो जाएगा। हाँ, हीट रिलीज्ड, ठीक है, मॉड में ही डाल दीजिए माइनस की दिस। ठीक है, मैंने बोला कि दोनों ही ऊपर और नीचे Q1 से डिवाइड करिए, तो Q2 बाई Q1, Q1 बाई Q1, Q2 बाई Q1। तो आपको याद होगा कि Q2 बाई Q1 T2 बाई T1 था, याद आ गया आपको? T1 बाई T2, T2 बाई T1 था। 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक, यानी कि आप इसे देख सकते हैं T1 ठीक है, वही T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 अपॉन T2, यानी T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। धीरे धीरे थोड़ा सा इंक खत्म हो रहा है, भरने का टाइम नहीं, ज़्यादा बचा नहीं है बस उसलिए। तो T2 बाई T1 माइनस T2 हमारे लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, चलिए कोई नहीं, जल्दी हो जाएगा। T2 बाई T1 माइनस T2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है हमारे लिए। अब लास्ट चीज एक कर मैं जाना चाहता हूं, एक लास्ट चीज मैं आपको बताकर जाना चाहता हूं कि मान लीजिए ठीक है, मानने की बात, असलियत में कुछ होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए आपसे किसी ने कहा, कोई महापुरुष है, कोई साइंटिस्ट है, कि मैंने जो हीट इंजन बनाया है, वो बोलेगा मुझे साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट। He will say to you that if I want to convert a heat engine into fridge, भाई साहब वो उपद्रवी आदमी है, हीट इंजन को वो फ्रिज बनाना चाहता है, then what would be its coefficient of friction? हमने बोला अच्छा आप दिमाग लगे? हमने बोला हाँ, तो ये बताइए ये कितना होता है? हमने बोला ये इतना होता है।
अगर किसी हीट इंजन जिसका कुछ एफिशिएंसी है उसको मैं फ्रिज में बदलना चाहता हूं, तो ये बताइए कि उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो भैया बता देते हैं। हमने कहा इसका फॉर्मूला क्या था, T2/T1 1 माइनस T2/T1। मैंने बोला कि T2/T1 क्या होगा, 1 माइनस ईटा होगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस T2/T1 क्या है, ईटा ही तो है। तो क्या आपको ये चीज याद रहेगा, ये रिलेशन होगा आपका परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के ऊपर। जाते एक सवाल आपसे, आप सभी से एक सवाल मैं करना चाहता हूं, जो कि जेईई में एक बार पूछ दिया गया है, जेईई मेन में आया था, और ये डेली लाइफ के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फ्रिज को खुला छोड़ दें तो कुछ देर बाद क्या बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। मतलब फ्रिज को हमने ऑन करके खुला छोड़ दिया, डोर ओपन कर दिया, गर्मी लग रही थी, पापा का पैसा ना खर्च कर हमने दिमाग लगाया कि भाई साहब 70,000 50,000 ना लगाकर 13,000 में हम फ्रिज से ही काम चलवा लेंगे, और आप खुशी खुशी पापा से बोलेंगे देखिए फ्रिज खोलकर हम एसी का मजा लेंगे, फ्रिज के पास बैठिए थोड़ी देर। तो जवाब कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा सराउंडिंग का। जवाब मैं बता देता हूं आपको, कमेंट सेक्शन में क्या लिखेंगे। जवाब ये है कि भाई साहब टेम्परेचर सराउंडिंग का बढ़ता है, टेम्परेचर सराउंडिंग का बढ़ता है अगर आप फ्रिज को खुला छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा होता है सर, क्यों ऐसा होता है, आइए ध्यान देते हैं। ये फ्रिज है आपका, मान लेते हैं, फील करना है, और ये तार से कनेक्टेड है, ठीक। यहां पर हमने सेव रखा हुआ है, सेव दिल नहीं है, सेव है। तो यहां पर जो कंप्रेसर होता है बेसिकली क्या करता है, इसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। तो मान लेते हैं उसने 2 जूल हीट एक्सट्रैक्ट किया, बस मान लो 2 जूल हीट एक्सट्रैक्ट किया, कंप्रेसर में आया। अब इस 2 जूल हीट को बाहर फेंकने के लिए जो बिजली विभाग है उसने 10 जूल मान लीजिए काम कर दिया, एक साइकिल की बात हो रही है। 2 जूल हीट एक्सट्रैक्ट किया, 10 जूल उसके ऊपर काम हुआ, तो ये रिलीज बताओ कितना करेगा। हम बोलेंगे यार ये तो रिलीज 12 जूल कर देगा। दोनों को ही, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हीट जो हम एब्जॉर्ब करेंगे वो एक्सट्रैक्टेड प्लस के वर्क डन के बराबर होता है, तो ये 12 जूल हो गया। हाँ, फिर अगली बार में क्या होगा कि मान लीजिए 2 जूल फिर उसने खींचा, फिर 10 जूल और फिर 12 जूल वो रिलीज कर देगा। यानी शुरुआत में हमें लगेगा कि टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जो फ्रिज है वो हीटर का काम करना शुरू कर देगा। तो जो आपने एसी का पैसा बचाया था 50,000 60,000 और 13,000 में काम निकालना चाहते थे, वो चीज एक्चुअली हीटर का काम करेगी, जो कि 4-5 हज़ार में मिल जाते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।